प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको पता ही होगा कि बिहार की राजनीति में जातिवाद किस तरह से उफान मचाता है। हालांकि बिहार की हर एक राजनीति में जातिवाद आ ही जाता है, लेकिन इन दिनों जो बयानबाजी हो रही है, कहा जाए तो बड़े बड़े नेताओं का जातिवाद को लेकर बयान देना कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचाए है। तो आज हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज अपने दो सहयोगियों के साथ मौजूद है, प्रिंस और श्रेया। सबसे पहले प्रिंस, क्या कहना चाहेंगे? बिहार में जातिवाद जिस तरह से बढ़ावा दिया जाता है, जातिवाद के ऊपर ही बिहार की राजनीति तय की जाती है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो सबको ज्ञात है कि बिहार की राजनीति जो है जातिवाद होकर ही गुजरती है। और दूसरी बात आपने कही कि बिहार में जो बड़े बड़े नेता हैं जो है वो जातिवाद को लेकर लगातार टिप्पणी करते रहते हैं। कल आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है जदयू के एक मंत्री अशोक चौधरी जो हैं वो भूमिहार समाज को टारगेट करते रहे, और टारगेट वो इस तरीके से कर रहे थे कि वो एक जाति विशेष जो होता है ना, एक विशेष वर्ग को आप टारगेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उच्च श्रेणी के अगर किसी वर्ग को अगर टारगेट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो नुकसान जो है आप ही को होने वाला है। क्योंकि भूमिहार समाज जो है बिहार में उसका प्रतिशत जो है 4% जाति आरक्षण की अगर दायरा का बात करें तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है देखने को मिल सकता है। आपने भूमिहार समाज को नाराज किया, उनके ऊपर टिप्पणी की है, और टिप्पणी जो किए हैं जहानाबाद के सांसद जो जदयू कोटे से खड़े हुए थे वो तो हार गए जहानाबाद से। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर उन्होंने बोला है कि जो भूमिहार समाज है, जो सवर्ण कास्ट के जो लोग हैं, वो जो है विशेष रूप से अगर भूमिहार को अगर वहाँ से टिकट मिलता तो भूमिहार जो है एकजुट होकर उनको मत देते और वो जीते। और कहीं ना कहीं जिस पार्टी से अगर किसी दूसरे जाति को अगर वहाँ से टिकट देता है तो भूमिहार समाज जो है दूसरे को मत दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर जो है अब जो है तूल पकड़ रहा है बिहार की राजनीति। क्योंकि आपको पता ही है कि जो सवर्ण जात कास्ट के जो लोग होते हैं वो बड़ा माहिर होते हैं इन चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं इन चीज़ों को देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि किसी जाति वर्ग को टारगेट करना कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि बिहार की राजनीति जाति आधारित ही होती है। जाति को जब तक आप एनडीए की बात कर ले तो एनडीए में जो भी पार्टियां शामिल हैं उसमें अधिकतर जो है मुझे लगता है कि 85% जो है मत जो होता है वो जनरल कास्ट से मत ही आता है। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आप नाराज कर रहे हैं। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि इन बयानों के बाद से जो है भूमिहार समाज नाराज होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अच्छा खासा नुकसान 2025 के विधानसभा में मिलेगा। जी बिल्कुल। श्रेया, एक तरफ अशोक चौधरी का बयान, दूसरी तरफ जातिवाद को लेकर टिप्पणी बयान करना कितना राजनीति के लिए सही है या गलत है, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल ही गलत है। जिस तरीके से अशोक चौधरी ने जहानाबाद में ऐसी बात कही, सीधे सीधे जातिवाद के बारे में ही कहा। उन्होंने भूमिहार पर ना सिर्फ ये टिप्पणी दी बल्कि इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्हीं के कारण वहाँ थे जो चुनाव लड़ रहे थे उनकी हारता हुई है, वो हार गए वहाँ से। क्योंकि वो उन पे ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि वो ना सिर्फ किसी दल को, वो भूमिहार पर सीधे सीधे कटाक्ष दिया है कि वो दल को नहीं बल्कि जाति को बढ़ावा देते हैं, और ये काफी शर्म की बात है। ऐसा बयान अशोक चौधरी ने दिया है। इसमें देखा जाए तो नीरज कुमार ने भी, जो जेडीयू के नेता है, उन्होंने भी इस पे विशेष टिप्पणी की और कहा है कि अशोक चौधरी पर कार्रवाई होनी चाहिए जल्द। जो भी नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, वो ऐसी जातिवाद वाली बात कभी नहीं कहेंगे। क्योंकि देखा जाए तो अगर उन्हें जाति से ही लड़ना होता तो वो लोकसभा का चुनाव नालंदा से लड़ते। बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार भी अगर अपनी जाति की तरफ जाते तो वो नालंदा से लड़ सकते थे, पर नहीं, वो इस तरीके से वो अपनी सरकार में आए क्योंकि सारी जो जाति के लोग थे उन्होंने उनका साथ दिया, उनका बढ़ावा दिया। और ये एकता की जहां बात की जाती है तो सरकार कभी किसी एक जाति से नहीं बनती, सब सारी जातियों के, सारे कुल के लोगों को साथ आना पड़ता है, तब जाके एक सरकार कहा जाए तो बनती है। और इस पे अगर आप किसी एक जाति को अगर इस तरीके से टारगेट करते तो ना सिर्फ ये काफी ज्यादा शर्म की बात हो जाती है बल्कि उस जाति को काफी इससे दुख भी पहुंचा है। भूमिहार जाति पे सीधे सीधे इस तरीके से भूमिहार जनरल जाति होती है और जब इसका खमियाजा नीतीश बाबू को भुगतने को मिलेगा तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि एक मंत्री की बयानबाजी कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव ला सकती है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए तो भूमिहार जो समाज है बिहार का, वो कोई छोटा मोटा समाज नहीं है।
उसमें काफी, जैसे कि प्रिंस ने कहा कि 4% लोग हैं जो बिहार में वो भूमियार समाज से बिलोंग करते हैं। तो जिस तरीके से इस समाज का वो एक बड़ा हिस्सा माने जाते हैं, जिस तरीके से उनके खिलाफ इस तरीके की बात कह जाना, इसे सीधे सीधे नीतीश कुमार को भुगतना पड़ जाता है। इसका खामियाजा उनको। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आप भूमिहार समाज को टारगेट कर रहे हैं, तो भूमिहार समाज की अगर हिस्ट्री को उठा के देख लेंगे तो लालू प्रसाद यादव की अगर सत्ता गई तो भूमिहार समाज के कारण ही गई है। तो कहीं ना कहीं अगर भूमिहार समाज को अगर नाराज आप कर रहे हैं तो सत्ता से आपको बेदखल होने में कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपने देखा हो कि पटना से कुछ दूरी पर जो है एक गांव है, मैं उनका शायद नाम नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि मुझे याद नहीं है। वहां पे भूमिहार का एक गढ़ माना जाता है। तो भूमिहार समाज को अगर साथ लेके नहीं चलते हैं तो कहीं ना कहीं सत्ता से जो है आप उतर सकते हैं। और ऐसे में लालू प्रसाद यादव जो सत्ता से बेदखल हुए हैं, पटना से ही शुरुआत उनकी हुई थी। वो एक टिप्पणी किए थे, भूरा बाल को साफ करो, उनका एक टिप्पणी था। इसमें पूरे समाज जो जनरल कास्ट के जो लोग आते हैं उसमें सारे लोग आ जाते हैं। ये भूरा बाल को साफ करो, इसका मतलब क्या है प्रिंस जी, हमारी जनता को बताइए। भूरा बाल का ये मतलब होता है भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण, इन चीज़ों को जो है साफ करने की बात कही थी। तो उन चीज़ों को एक बयान के बाद जो है लालू प्रसाद यादव को अच्छी खासी जो है खामियाजा भुगतना पड़ा था। वो अभी तक आप देखे होंगे कि बिहार की सत्ता में स्थापित फिर से नहीं हो पा रहे, क्योंकि जनरल कास्ट का एक ये होता है कि जब किसी पार्टिकुलर अगर किसी को करना होता है, अगर सत्ते पे किसी को बैठाना होता है, एकजुट होकर वो मत करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ अगर अशोक चौधरी ने कहा है कि भूमिहार समाज ने हमें धोखा दिया है, हमें मत नहीं किया, अगर वो उनके समाज से लोग होते जहानाबाद में तो शायद वो जीत जाते। तो इस तरीके का टिप्पणी जो है मुझे लगता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज देखने वाली बात है कि नीरज कुमार जो कि एमएलसी हैं, मुख्य प्रवक्ता भी हैं जदयू के, उन्होंने उसका खंडन कर दिया कि मंत्री होते हुए भी इस तरीके का अगर बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को भी समझने की जरूरत है कि नीतीश कुमार के जहाँ क्योंकि नीरज कुमार भी भूमिहार समाज से आते हैं, इसलिए शायद हो सकता है कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने जाति को। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझने की जरूरत है। और जिस तरीके से अशोक चौधरी का एक छवि है, वो काफ़ी सालों से मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, तो उन चीज़ों को देखते हुए अगर आप टिप्पणी करते हैं, आपकी बातों को लोग अनुसरण करते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो उन चीज़ों को आप ध्यान में ना रखें और उन चीज़ों को आप आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए जो है, और मुझे लगता है कि टीआरपी के खास तौर पर टीआरपी के लिए जो है उन्होंने इस तरीके का टिप्पणी किया है कि हमें जो है टीआरपी मिले और तमाम चीज़ों को लेकर, लेकिन नुकसान तो होना तय है। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए बात हो जाती है जब जाति को आप टारगेट करते हैं, तो आपको बता दें अयोध्या याद होगा आपको, अयोध्या में यूपी में किस तरह से योगी सरकार के आने से, जैसा कि आपने बोला है कि जब जनरल कास्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि एक सामूहिक जब वो वोट देने जाते हैं तो पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और हालांकि अयोध्या में भी इस तरह से देखा गया था कि किस तरह से योगी का सपोर्ट मिला था। लेकिन बिहार में इस तरह से जब नेताओं का बोलबाला शुरू हो जाता है, जाति पर टारगेट करने लगते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज तक वो किसी जाति को नहीं किए, तो उनके मंत्रिमंडल से आखिर नेताओं का इस तरह से हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं नीतीश सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। बिल्कुल, ये तो चुनौती होना ही होना है। और मुझे लगता है जिस तरीके से कल उनका बयान था, आज से जो है फिर ये जो मामला जो है तूल पकड़ रहा है, प्रत्येक राजनीतिक दल में जो भी सवर्ण कास्ट के जो लोग हैं वो मोर्चा खोल रहे हैं कि आखिर इस तरीके का बयान मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने किस क्षमता के अनुसार किनके निर्देश पे उन्होंने दिया है। तो तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अशोक चौधरी ने ये बयान दिया है, कुछ समय के बाद अगर कुछ विरोध होता है तो मुझे लगता है कि पार्टी उनके ऊपर कार्रवाई भी कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस पर एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ रही है। मैंने एक वीडियो में जिक्र करते हुए देखा, तेजस्वी यादव यानी राजद के नेता है, वो अपने एमवाई समीकरण को घुमाना शुरू कर दिए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव का तो ये आदत ही है, जब भी कुछ नेताओं का बयान आता है तो उस पर अपनी टिप्पणी जरूरी देते हैं। तो अभी जो तेजस्वी यादव हैं मुस्लिम समुदाय को लेकर खूब ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, मुस्लिम भाई कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अभी खेला खेलना शुरू कर दिए हैं। देखिए, अगर आप राजद की हिस्ट्री को उठा के देखेंगे तो शुरू से ही एमवाई समीकरण उनका रहा है, यादव और मुस्लिम। तो कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम समुदाय को अगर वो एकजुट नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा। और उनका जो सपना है कि हम 2025 के विधानसभा चुनाव में जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारी पार्टी जो है सत्ते में आएगी, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देख कर जो है
तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस तरीके का बयान और लोगों से लगातार जिस तरीके से उनको, आपने देखा होगा कि मार्च में उन्होंने जन विश्वास महारैली का आयोजन भी किया था, तो उसमें उनके बाद जो है उनको अच्छा खासा समर्थन भी मिला। उसका परिणाम ये हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको जो 0 पर क्लीन बोल्ड थे लोकसभा चुनाव में, वो 4 सीट हासिल करती है। तो कहीं ना कहीं एक युवा चेहरा और एक साथ एक बार में आकर जो है इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लेना, तो कहीं ना कहीं एक उनकी क्षमता पर भी सवाल निर्भर करती है। और दूसरा चीज़ कि वो लगातार कह रहे हैं कि 17 महीने का वो कार्यकाल बताते हैं कि हमने 17 महीने का कार्यकाल में जो है हम लोग जो है 5 लाख नौकरी दिए, ये किए वो किए। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का जो इम्प्रेशन है लोगों के मन में बैठा है कि तेजस्वी यादव जो है लगातार काम कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए भी पार्टी पॉलिटिक्स जो है और राजनीति जो है वो जाति आधारित तो बिहार में होती ही है। और एमवाई तो उनका अपना माई बाप की पार्टी है। श्रेया, क्या कहना चाहेंगी? राजद के नेता यानी तेजस्वी यादव भी अब कहीं ना कहीं जाति को लेकर सक्रिय हो गए। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और देख लीजिए प्रशांत किशोर, कल भी हमने दावा किया था कि वो भी जाति को टारगेट कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को डर है कि कहीं मुस्लिम वोट चला ना जाए। लेकिन ऐसा अभी उनकी हिस्ट्री की बात की जाए तो हुआ नहीं है, एमवाई समीकरण ही राजद में आती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, देखा जाए तो काफ़ी समय से एमवाई जो है, जैसे मुस्लिम और यादव जाति है, वो राजद के पक्ष में ही रही है। पर हाल ही में ऐसा प्रशांत किशोर ने भी अपना बयान दिया था कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोग, युवा नेता कहा जाए तो, अगर वो उनका साथ देते हैं और अगर उसमें साथ में आना चाहते हैं, जैसे कि प्रशांत किशोर कोई छोटा नाम नहीं है, वो काफ़ी बड़े, कहा जाए तो वो काफ़ी रणनीतिकार है, वो बहुत समय से काफ़ी लोगों को सपोर्ट करते आए और उनकी जो रणनीति चलते हैं वो हमेशा काम करती आई है। तो वो इस तरीके से जैसे मुस्लिम समाज के लोगों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं और वो बोलते हैं कि वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्रशिक्षण देंगे और उसके साथ साथ उनकी जो हक की है उनको हक भी दिलवाएंगे। और जैसे कि मुस्लिम लोगों की जो पार्टिसिपेशन है, कहा जाए तो वो राजनीति में कम देखी जाती है बिहार में, तो वो उसको बढ़ावा देना चाहते, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा अट्रैक्शन बन सकता है मुस्लिम जातियों के लिए कि वो प्रशांत किशोर पे की तरफ जा सकते। बात की जाए तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव भी मुस्लिम संगठनों के साथ हाल ही में मिलते जुलते देखे जा रहे थे, उन्हें अपने भाई बहनों की तरह मान रहे थे और उनको ये दावा किया था, जैसे कि वैक्ट बिल संशोधन का नाम जब काम आ रहा था तब उस पे उन्होंने कहा था कि वो किसी भी हद में ये बिल संसद में पास नहीं होने देंगे और मुस्लिम जातियों का पूरा सपोर्ट करते हैं और उनका विश्वास है कि वो उनके पक्ष में ये फैसला लाएंगे। बिल्कुल। जी, तो इस तरीके से जैसे तेजस्वी यादव को देखा गया था, तो ये बड़ी बात हो जाती है कि मुस्लिम जाति अब क्या वो अपने डेवलपमेंट की तरफ, क्या वो अपनी सुरक्षा की तरफ जाएंगे या फिर जिस तरीके से वैक्ट संशोधन बिल का जिस तरीके से उनको आश्वासन दिखाए थे तेजस्वी यादव, वो उस तरीके से उसकी तरफ ही रह जाते हैं राजद में। जी, ये देखने वाली बात है। तो जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगियों को सुना, हमने तमाम मुद्दों पे बातचीत की। हालांकि अशोक चौधरी के बयान से लेकर कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बड़ी उथल भी हो सकती है और इसका खामियाजा नीतीश सरकार को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता नीतीश कुमार कुर्सी प्रेमी है, वो इस तरह के छोटे बदलाव को लेकर अपने पर रुख बदलेंगे, यानी बड़े फैसले नीतीश कुमार ले सकते हैं। कहा जाए तो अशोक चौधरी को माफीनामा भी देना पड़ सकता है या आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, तब तक के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।